हेलो गाइस, कम बैक टू दिस लेक्चर। तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, उसकी डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है और वो इसके इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा इंटरसेप्ट से है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड लैम्डा इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय लाइन दिस ऑन दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 इज ऑफ 8 यूनिट्स। कह रहा है एक लाइन है हमारी 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, वो इस सर्कल को कट कर रही है और कट कर रही है तो उसका इंटरसेप्ट जो बनना है वो 8 यूनिट्स बनना है। तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अच्छे से समझकर उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए क्या डायग्राम बनने वाला है। देखिए सर्कल दिया हुआ है हमें जिसकी इक्वेशन में दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। मतलब क्या हुआ, इसका सेंटर हमारा क्या होने वाला है, इसका सेंटर हो जाएगा हमारा 0,0। ओके गाइस, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हमारी हो जाएगी 5 यूनिट्स। तो देखिए ये मान लिया हमारी ये कितनी होगी, रेडियस 5 यूनिट्स। ठीक, चलिए अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है हमारी 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये सर्कल को कट कर रही है। कट कर रही है मतलब कि इस तरीके से कट कर रही होगी। ये इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और ये अपना इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट कितना है, ये इंटरसेप्ट है 8 यूनिट्स का। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 8 यूनिट्स है। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो देखिए हमें बताना है कि ये जिस क्वेश्चन में लैम्डा है वो लैम्डा की वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है देखिए सेंटर से ये हमारा क्या है, ये हमारी कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारी ये क्या है, कोड है। जो मतलब जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हमारी क्या है, कोड है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये सब बाइसेक्ट कर दे दिया। मतलब ये वाला पार्ट 4 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 5 है ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस हमारी 3 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर, किस लाइन पर, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से डलने वाला परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, 3 यूनिट्स है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा ना। देखो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन एक लाइन थी, इस लाइन पर इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डला जिसकी लेंथ 3 यूनिट्स है। कोई दिक्कत, और इस लाइन की इक्वेशन हमारी क्या है, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारी है इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो यार इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, जो 3 है, वो बराबर किसके हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है, c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ c की वैल्यू कितनी, लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का मॉडुलस। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 5। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 15। मतलब लैम्डा की वैल्यू जो हमारी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 15। तो लैम्डा की हमारी जो वैल्यू लेंगे वो जाएगी प्लस 15 या फिर माइनस 15। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारी इक्वेशन एक नहीं होगी, हमारी 2 इक्वेशंस होने वाली हैं। एक लाइन तो हमारी ये ड्रॉ हो गई, एक लाइन हमारी कहाँ बन सकती है, एक लाइन हमारी इधर भी ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारा क्या, मान लीजिए एक प्लस 15 वाली और हमारी माइनस 15 वाली, मतलब 3x माइनस 4y ये हमारी होगी प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन हमारी ऊपर भी होगी, ये होगी क्या होगी, 3x माइनस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, समझने के बाद आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें सिंपल एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके गाइज, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ a point with respect to circle।
मतलब क्या है कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, हमें बताना है उस पॉइंट की किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होने वाली है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं इस कंसेप्ट में, समझते हैं। तो हमें क्या दिया होगा, हमें एक सर्कल दिया हुआ होगा, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ होगा। मान लीजिए हमारा सर्कल दिया हुआ है हैविंग सेंटर O एंड कोऑर्डिनेट्स -g, -f हैविंग रेडियस r। ओके, चलिए अभी हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं x1, y1 है, ठीक है। चलिए इसकी अगर मैं O से दूरी बताऊं तो क्या वो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। चलिए हमने क्या करा, इक्वेशन इसकी अगर हमारे इसके सेंटर -g, -f है और रेडियस r है, तो मैंने कल आपको बताया था ये क्या है, हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में होता है। उसकी इक्वेशन देखिए क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक बात। चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर पे मूव कर सकते हैं। ओके, देखिए इस डायग्राम को हम देखते हैं, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो गाइस देखिए इसमें क्या है, हमारा जो हमारी ओपी डिस्टेंस है, मतलब इस सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस से ज्यादा है, मतलब ओपी जो है वो हमारी ग्रेटर देन है आर से। तो चलिए इसी बात को हम लिखते हैं। ये क्या होने वाला है, हमें पता है क्या कि ओपी जो है वो ग्रेटर देन है आर से, ठीक है। चलिए ओपी डिस्टेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √ऑफ x1 + g का होल स्क्वायर + y1 + f का होल स्क्वायर। ओके, इस ग्रेटर देन r की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, √ऑफ g² + f² - c, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो देखिए स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा x1 + g का होल स्क्वायर + y1 + f का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन g² + f² - c। ओके गाइस, चलिए अब इन्हें एक्सपेंड करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला खोलते हैं। तो x1² + g² + 2gx1 + y1² + f² + 2fy1 इज ग्रेटर देन g² + f² - c। ओके गाइस, देखिए कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, g² f² कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा क्या बचने वाला है, हम इस c को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, तो देखिए आप ये इक्वेशन को देखिए समझ पा रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह ही दिख रही है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा एक्स वाई था वो हमारा रिप्लेस हो गया x1 y1 से। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने x1 y1 पुट कर दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल में। ऐसा आप कुछ समझ पा रहे हैं, ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। मतलब क्या है पावर ऑफ पॉइंट का, पावर ऑफ पॉइंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट की पोजीशन हमें सर्कल की इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बतानी है, हम उस पॉइंट को सर्कल में देख के रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो उस पॉइंट को अपने सर्कल में रखा, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 0 आया, मतलब क्या है कि वो पॉइंट उस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम S1 से। S1 मतलब पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है। चलिए तो इसमें हमें कंक्लूजन देखिए हमें क्या मिला, कंक्लूजन हमें मिला क्या कि इफ S1 इज ग्रेटर देन 0, S1 क्या है हमारा पावर ऑफ पॉइंट। मतलब क्या हुआ, पॉइंट लाइज कहां पर लाई कर रहा है हमारा, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ओके गाइस, चलिए अब मान लीजिए हमारा S1, इफ S1 इज इक्वल टू 0, हमारा S1 अगर 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर लाई करने लगेगा। तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तो पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर लाई करने लगेगा। ओके गाइस, चलिए अब थर्ड कंडीशन हमारी क्या आने वाली है कि अगर हमारा S1 मतलब पावर ऑफ पॉइंट लेस देन 0 आ जाए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करने लगेगा, मतलब पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके, चलिए तो हमने क्या किया, अगर हमें किसी पॉइंट की सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। अगर हमारा S1 ग्रेटर देन 0 आता है
तो हमारा क्या होगा, पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करता है। अगर S1 इक्वल टू 0 आएगा मतलब हमारा पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर S1 लेस देन 0 आ गया मतलब सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ओके, समझ गए आप। चलिए अब इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए हमने इसमें देखा कि हमारा पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए इस पॉइंट P की इस सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो आपको इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस की अगर ये आपसे बात करता है तो देखिए क्या होने वाली है। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है ये वाली, थोड़ा सोचिए आप। तो ये पॉइंट मैक्सिमम पे नहीं है, ये पॉइंट मैक्सिमम पे नहीं है, ये पॉइंट मैक्सिमम पे नहीं है। मैक्सिमम वाला कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए ये ओपी डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या है, आर है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, ओपी प्लस आर। समझ गए आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिनिमम डिस्टेंस की, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, बोलिए, क्योंकि यही तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए ओपी माइनस आर, ओपी माइनस आर। समझ में आया आपको। तो अगर आपका पॉइंट P सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है तो उस पॉइंट की उस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो होगी OP प्लस R, मतलब कि उस सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस प्लस रेडियस ऑफ सर्कल, और मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी OP माइनस R, मतलब उस पॉइंट की उस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस ऑफ सर्कल। समझ पा रहे हैं आप। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछे कि एक अपना पॉइंट है जो सर्कल के रेस्पेक्ट में कहीं पर लाई कर रहा है और आपको उसकी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले उसमें पावर ऑफ पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे पावर ऑफ पॉइंट, उसके बाद आप देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, उसके बाद ही आप जज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। चलिए ओके गाइस, तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1,2 विद रेस्पेक्ट टू सर्कल्स। दो हमें सर्कल दिए हुए हैं, एक S1 दिया हुआ है, एक S2 दिया हुआ है। हमें इस पॉइंट P की इन दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका हम किस तरह से कर सकते हैं, पावर ऑफ पॉइंट की मदद से। तो देखिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। चलिए हमें पावर ऑफ पॉइंट कैसे निकालना होगा, इस पॉइंट को रेस्पेक्टिवली इन दोनों सर्कल्स में पुट करके देखना होगा, ठीक है। तो पहले सर्कल की बात करते हैं, 4 सर्कल S1। अगर हम S1 के लिए बात करें तो सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें दी हुई है सर्कल की इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो पॉइंट हमारा क्या है, 1,2। तो इसमें हम पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। चलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो क्या आएगा हमारा 12 1 13 टू 10, ये आएगा हमारा S1, ठीक है। तो हमारा 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, हमारा पॉइंट P इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करने वाला है, तो ठीक है। तो हमारा S1 के लिए पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 1,2 कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, 4 सर्कल S2 निकालने वाले हैं। तो 4 सर्कल S2 क्या होने वाला है, इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या है। इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस यहाँ प्लस 4x है माइनस 6y माइनस 3, ये हमें दी हुई है सर्कल 2 की इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसमें हमें पॉइंट P को पुट करके देखना होगा। चलिए पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 3। ओके, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 3, मतलब माइनस 15 प्लस 9 मतलब माइनस 6 विच इज लेस देन 0। मतलब क्या हुआ, हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड लाई करने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारा पावर ऑफ पॉइंट क्या है, नेगेटिव आया है, मतलब S2 जो है हमारा लेस देन 0 आया है, इसलिए पॉइंट कहाँ लाई करने वाला है, इंटरनली लाई करेगा, मतलब इनसाइड लाई करने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली देख सकते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं एक बार हम। हमें क्या करना था, इसमें हमें एक पॉइंट P दिया हुआ था 1,2 जिसकी हमें पोजीशन बतानी थी दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या करा, पहले सर्कल S1 के लिए लिया, उस पॉइंट
पॉइंट को हमने उस सर्कल की इक्वेशन में पुट करके देखा, अगर वो हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, अगर वो पॉइंट को रखने पर वो लेस देन 0 आता है तो हमारा पॉइंट इनसाइड लाई करता है। ओके गाइस, तो ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वन लाइंग ऑन द सर्कल दिस एंड अदर लाइंग ऑन द सर्कल दिस। ये कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक इस सर्कल पर है और एक हमारा सेकंड सर्कल पर है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिंपली पहले इन सर्कल्स को ड्रॉ करना होगा। तो देखिए पहले इन सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला सर्कल हमें दिया हुआ है x² + y² 154, मतलब ये मान लिया हमने ये सर्कल है, ठीक है। अब बताइए इस सर्कल से हम, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सेंटर बता सकते हैं। इसका सेंटर क्या हो जाएगा हमारा 0,0। ओके, इसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 12। सिंपली आप इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बता देता हूं आपको एक बार में, x² + y² 144 है। इससे क्या हो जाएगा, इसका सेंटर तो हमें पता है क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। और ये क्या लिख रहा है हमारा, ये हमारा लिख रहा है 12 का स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगर आपको ये अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए तो दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। दूसरे सर्कल को ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। इसका सेंटर हमें क्या दिया हुआ है 15,20। अगर आपने पहले लेक्चर देखा है तो आप इसे सिंपली समझ पा रहे होंगे। इसका सेंटर क्या हो गया हमारा 15,20। इसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 1। ये क्या लिख रहा है 1 का स्क्वायर लिख रहा है, तो ये हो जाएगी 1, तो इसकी रेडियस हमारी आ गई 1। अब हमें एक पॉइंट हमारा इस सर्कल पर है और एक हमारा पॉइंट इस सर्कल पर है, ठीक है। अब हमें उन दोनों पॉइंट्स को लेना है जहां से हमें एक मिनिमम डिस्टेंस मिल सके इन दोनों के बीच की, और एक वो 2 पॉइंट लेने हैं जिससे इन दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस मिल सके। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमें इन दोनों सर्कल के बीच मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या होगी, वो ये वाली डिस्टेंस होने वाली है। एक पॉइंट ये वाला होगा और एक पॉइंट ये वाला होगा, और जो ये वाली हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस होने वाली है। समझ पा रहे हैं आप, देखिए सोच सकते हैं आप, ये जो है हमारी मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस की, देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी हमारी यहाँ इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक की। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको सिर्फ सोचना ही होगा, इसे आपको कोई नहीं बता सकता। ये आपको सोचना ही होगा कि हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है, देखना से समझ में आ जाएगा। ये सर्कल है एक हमारा ये सर्कल है, इन दोनों सर्कल की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, इनके सबसे दूर वाले पॉइंट्स तक की डिस्टेंस, मतलब इसका सबसे दूर पॉइंट ये वाला और इसका सबसे दूर वाला पॉइंट ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिनिमम डिस्टेंस। तो आपको यही निकालनी है। चलिए, अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम डिस्टेंस की, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, हमारी देख सकते हैं आप। तो मैंने मान लिया इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, तो यार मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी पहले ले सकता हूं मैं, तो C1 C2 प्लस इसकी रेडियस और प्लस इसकी रेडियस। मान लीजिए इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। चलिए, तो प्लस R1 प्लस R2। क्या आप ये बात समझ पाए, बताइए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए आप समझ सकते हैं, भली ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल है, इन दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होने वाली है, वो आपको मैंने बता दिया है। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी प्लस दोनों की पर्टिकुलर रेडियस। ओके, चलिए, तो C1 C2 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी। चलिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या क्या है, 0,0 है और हमारा क्या है 15,20 है। एक कोऑर्डिनेट हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। C1 C2 में निकालना है तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम सिंपली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। चलिए, ये पता कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस ये इतना हो जाएगा हमारा 400। ओके, चलिए, ये इतना हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 625, मतलब कि 25। तो C1 C2 कितना आ गया हमारा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस R1 कितना है हमारा 12 प्लस R2 कितना है हमारा 1, तो कितना हो जाएगा 38। तो 38 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्कल्स। ओके, चलिए इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मिनिमम डिस्टेंस। चलिए मिनिमम डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस। चलिए मिनिमम डिस्टेंस हम देख लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस देखिए हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हमारी मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये वाली डिस्टेंस हमारी C1 C2 माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगी। देखिए इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी और उसमें से माइनस कर दीजिए इनकी पर्टिकुलर रेडियस, तो क्या हो जाएगा हमारा C1 C2 माइनस R1 माइनस R2।
कोई हार्ड बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, आप सिंपली समझ सकते हैं। चलिए C1 C2 की वैल्यू 25 माइनस R1 की वैल्यू 12 और R2 की वैल्यू 1, तो 13 कैसे आउट होगा, तो हमारा आ जाएगा 12, तो मिनिमम डिस्टेंस इज 12। तो देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली हमने सोल्व कर लिया, और इस तरीके का क्वेश्चन ही हमारे जेईई मेंस में और आईआईटी एडवांस में अपीयर होते हैं। तो इन्हें अच्छे से समझने के लिए आपको इनके बेसिक्स को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। और इनके बेसिक्स में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को सीखना है और उसके 2-3 क्वेश्चन फोड़ने हैं, सिर्फ आपको ये काम करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, एनालिसिस किया और इसका डायग्राम ड्रॉ किया। अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं और उसे समझ लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेनली सर्कल का क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है आपके लिए सोल्व करना, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे जानते हैं और डायग्राम बनाना अच्छे जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सर्कल की हमने सिंपल फॉर्म पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ी, देन हम मूव कर रहे हैं उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म पर। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन अराइज होता ही होता है, या तो ये एक सिंपल क्वेश्चन बन के आने वाला है या फिर किसी कंसेप्ट में मिक्स होने के आने वाला है, तो आपको इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पहले मैंने क्या करा, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके गाइज, देखिए हमारा सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर में मान लेता हूँ हमारा x1, y1 है। ओके गाइज, चलिए इसमें मैं एक पॉइंट P मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। ओके, अब मैंने इसे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किया, तो देखिए इनके डिस्टेंस को मैं एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस हमारी कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो इस प्लेन में है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, ये हमारी x1 है। अगर मैं पॉइंट P की बात करूँ तो मेरी जो यहाँ से लेके डिस्टेंस है, यहाँ तक की डिस्टेंस, पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, x है। ओके, चलिए इसी तरीके से y1 को मैं जूम कर सकता हूँ, जो मेरी ये वाली डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, ये y1 है, और ये ऊपर पूरी डिस्टेंस ये जो है हमारी इस पॉइंट तक की, ये हमारी क्या है, ये y है, ठीक है। आप समझ रख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ इस सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस हो जाएगी, जो कि हमारी r है। चलिए अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, अब मान लीजिए ये रेडियस जो लाइन है, इसने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटा, कहीं पे तो काटा होगा, मान लीजिए इस तरीके से काटा, तो इसने एंगल बनाया थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा, तो मैं इस एंगल को भी थीटा मान सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या क्या हो जाएंगी, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी क्या, x माइनस x1। आप सोच भी सकते हैं कि क्या इस पूरी डिस्टेंस में से मैं ये डिस्टेंस कर दूँ तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, जो कि क्या है हमारी, यही डिस्टेंस है। इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस जो हमारी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगी हमारी, y माइनस y1। ओके गाइज, तो आपको इस डायग्राम को समझ में आया, बहुत सिंपल डायग्राम, आप इसे सिंपली समझ सकते हैं। पहले हमने एक सर्कल लिया जिसका हमने सेंटर x1, y1 लिया, देन हमने एक पॉइंट P लिया जो कि सर्कल पे लाई कर रहा था, जिसके कोऑर्डिनेट x, y थे। चलिए उसके बाद हमने इसका क्या करा, हमने इन्हें प्लॉट कर लिया, x हो गया, x1 हो गया, देन हमने क्या करा, एक थीटा एंगल मान लिया जो रेडियस बना रही कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। चलिए थीटा बन गया, देन ये x माइनस x1 आ गया और ये हमारा y माइनस y1 आ गया। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या क्या है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा x माइनस x1 है, ये हमारा y माइनस y1 है। तो अगर हम बात करूँ इसमें कोस थीटा की, तो ये कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा क्या यहाँ पर r है। चलिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि x माइनस x1 अपॉन r। ओके गाइस, तो देखिए r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारी आ गई यहाँ से r की वैल्यू, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से मैं कर सकता हूँ, सिंपली लगा सकता हूँ मैं साइन थीटा की वैल्यू, क्या साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन r। चलिए यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ये हमारी आ गई r की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, देखिए क्या मिल जाएगा मुझे कि x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा जो है वो बराबर है किसके, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, दोनों r के। तो ये मुझे मिल गई एनालिसिस इस डायग्राम से कि हमारा ये बिल्कुल सही बात है। चलिए अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मेरी x की वैल्यू देखिए क्या आने वाली है, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी क्या, x1 प्लस r कोस थीटा। ओके गाइस, चलिए और y क्या मेरा आ जाएगा, y1 प्लस r साइन थीटा।
ओके मेरी एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पैरामीटर क्या है वो हम समझ लेते हैं पहले। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म से हम क्यों ही बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब कि इसमें हमारा ऐसा पैरामीटर आने वाला है जिसकी वैल्यू चेंज कर करके हमें सर्कल की इक्वेशन नई नई फॉर्म में मिल सकती है। तो देखिए हमारा पैरामीटर क्या है, हमारी मान लीजिए हमने यहाँ पर रेडियस अभी ये वाली फॉर्म ली है, ठीक है, ऐसा हो सकता है हमारी रेडियस ये वाली हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो थीटा होगा वो हमारा यहाँ बनने वाला है। अब हमारा हो सकता है कि रेडियस हम यहाँ लें, तो ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, थीटा हमारा ये बनने वाला है। तो यहाँ पर चेंज क्या कर रहा है हमारा थीटा, तो यहाँ पर थीटा जो है वो हमारा क्या है, पैरामीटर। ओके चलिए, तो इसी से हम क्या करेंगे, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म निकालने वाले हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पर अपना, तो ये हमारे x = x1 + r cos थीटा और y = y1 + r sin थीटा, ये हमारी क्या है, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्कल की हमारी क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रही हैं। देखिए हमारा x1 और y1 पॉइंट तो हमारा फिक्स होने वाला है, x1 y1 जो है हमारा वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और r हमारा क्या है, सर्कल की रेडियस हमारी फिक्स रहने वाली है। ये पूरा x और y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, थीटा पर। और हमारा थीटा क्या है, पैरामीटर है जो चेंज होता रहेगा, और इसके चेंज होने से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसी तरीके से हमारी सर्कल की इक्वेशन चेंज होती रहेगी। तो किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर, वेयर थीटा इज अ पैरामीटर, इसलिए हम इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। चलिए अब अगर इसकी सिंपल इक्वेशन निकालना चाहे सर्कल की, तो किस तरह से निकलने वाली है, मैं इसे ऊपर वाली इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या, x - x1 = r cos थीटा, ठीक है। चलिए नीचे वाली इक्वेशन लिखता हूं, y - y1 = r sin थीटा। चलिए इन इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मानता हूं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूंगा, मतलब क्या, पहले इनका स्क्वायर करूंगा देन ऐड करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर = r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, चलिए यहां से r² कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, ये कितनी वैल्यू होती है हमारी, 1 होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर = r²। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके गाइस, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ना किस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म से एक सिंपल सर्कल की इक्वेशन बना ली है। तो आपको जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी हो तो देखिए आप इस तरीके से सिंपली निकाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं एक सिंपल एग्जांपल की तरफ, जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कन्वर्ट इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस सर्कल। अब हमें सर्कल की एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है, हमें उससे क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसे सोल्व करने वाले हैं। पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे किस फॉर्म में, जो हमने फॉर्म ऊपर बनाई है, कौन सी वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर = r²। इस फॉर्म में से बनाते हैं। देखिए किस तरह बनाने वाले हैं, पहले x वेरिएबल को सेपरेट करिए, क्या हो जाएगा, x² - 6x प्लस y² प्लस 4y - 3 = 0। अब हमें इसका सिंपल होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए x² - 6x, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, +9 चाहिए। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर चीजें जानते हैं तो अभी समझ पा रहे होंगे, प्लस y² प्लस 4y प्लस 4। अब मैंने 9 और 4 को ऐड किया तो इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, -9 - 4 - 3 = 0। ओके गाइज, तो ये अपना क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये अपना किसका बन गया, y + 2 का होल स्क्वायर। ओके गाइज, चलिए ये हमारा क्या बन गया, -9 - 4 - 3 मतलब -16। तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाकर हो जाएगा +16। चलिए ठीक है, इसे लिख लेता हूँ मैं किस तरीके से, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। अब ये फॉर्म मेरी क्या बन गई, सिंपल ये वाली फॉर्म बन गई है। अब मैं इसकी मदद से पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए किस तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा x - x1 जो होता है वो क्या होता है, r cos थीटा होता है, मतलब x - 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा। r क्या है यहाँ, 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 cos थीटा। सिंपल बात, ठीक बात। चलिए अब मैं करता हूँ y + 2 को लिखता हूँ, y + 2 कितना हो जाएगा मेरा, r sin थीटा मतलब 4 sin थीटा। ठीक है, चलिए तो ये अपना क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 + 4 cos थीटा। यही हमारी क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है x वाला। ओके, फिर y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, -2 +
4 साइन थीटा, ये हमारा y पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है सर्कल का। तो हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखिए हमारे क्या आ जाएंगे, 3 + 4 cos थीटा कोमा -2 + 4 साइन थीटा, ये हमारे आ गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल हैविंग इक्वेशन x² + y² - 6x + 4y - 3 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली एक सिंपल इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका सोल्व। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 फाइंड द रेंज ऑफ दिस। हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और हमसे कह रहा है रेंज बताइए 3x + 4y की। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर सोच रहे होंगे कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया है, हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और रेंज पूछ रहा है 3x + 4y की, मतलब एक लीनियर इक्वेशन की हमें रेंज पूछ रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपने सीखा है कि आप सर्कल में होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पर आप x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, x और y की वैल्यू ही तो निकालने हैं और वो x और y की वैल्यू सर्कल पे लाई करने वाली है, तो हम उसी से थोड़ा सा लिंक करने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे हम, देखिए क्या होगा इसमें, हमारा होगा x² + y² - 2x - 4y - 4 = 0, ये हमें दी हुई है सर्कल की इक्वेशन। हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म की मदद से x और y की वैल्यू निकालेंगे और उन्हें यहाँ पुट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, इसकी रेंज मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें x और y की वैल्यू यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। देखिए हमें दी हुई है सर्कल की इक्वेशन, तो इसे पहले हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो हो जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो इससे सेंटर हमारा सर्कल का क्या आ जाएगा, इसे कंपेयर करने पर सेंटर होता है हमारा -g, -f। तो देखिए सेंटर हमारा क्या आ जाएगा 1, 2, ये आएगा हमारा सर्कल का सेंटर। और अगर मैं बात करूँ रेडियस की, तो देखिए मेरी रेडियस यहाँ से क्या आने वाली है, रेडियस हो जाएगी √g² + f² - c, मतलब कि √1 का स्क्वायर 1 + 4 और माइनस c की वैल्यू -4 है तो ये +4 हो जाएगा और ये अपना आ जाएगा √9, मतलब रेडियस हमारी आ गई 3। ठीक है, तो अब हमने सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, x और y कोऑर्डिनेट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x1 + r cos थीटा और y की वैल्यू क्या जाएगी, y1 + r sin थीटा। ओके गाइस, तो हमारी रेडियस आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, x और y कोऑर्डिनेट। तो x क्या हो जाएगा हमारा x1 + r cos थीटा, ठीक है, और y क्या हो जाएगा हमारा y1 + r sin थीटा। ओके गाइस, चलिए अब हमारे x1 y1 की वैल्यू क्या है, 1, 2 है, 1 हमारा x1 है और 2 हमारा y1 है, r की वैल्यू हमें दी हुई है 3। चलिए तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 + 3 cos थीटा और y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 + 3 sin थीटा। ये हमारी आ गई x और y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, 3x + 4y की रेंज निकालनी है। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं तो हम 3x + 4y की रेंज सिंपली निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा, हमें निकालना है 3x + 4y की वैल्यू, 3x + 4y। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, क्या होने वाला है 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 + 3 cos थीटा, ओके, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 + 3 sin थीटा। ओके, चलिए तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 3 + 9 cos थीटा प्लस 4 × 8 + 4 × 12 sin थीटा। ओके गाइज, चलिए अब इन्हें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8 और 3 11 प्लस 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। ओके, ठीक है, चलिए अब हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि हम इसकी रेंज निकालें किस तरीके से। अब हमारा 3x + 4y की वैल्यू भी डिपेंड किस पे कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इस थीटा वाली वैल्यू पर, और थीटा वाले टर्म्स कौन से हमारे, ये दोनों टर्म्स। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि आपकी a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, आपको इसकी रेंज पता होती है कि इसकी रेंज जो होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है हमारी, -√(a² + b² से लेकर कहाँ तक, √(a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक क्या होती है, इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं प्लस 9 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा की, तो इसकी वैल्यू देखिए कहां से कहां तक होने वाली है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ओके, कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो 81 प्लस 144 हमारा जाएगा 225, मतलब -15 से लेके +15 तक हमारी इस वैल्यू की रेंज हो जाएगी। मतलब कि -15 अगर मैं रखता हूं तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, और अगर मैं +15 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। ओके गाइस, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि 3x प्लस 4y की रेंज क्या हो जाएगी, तो मेरी रेंज क्या होती है, इस तरीके से आप इसकी रेंज बताने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, कोमा लगा होगा, देन यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिखी होगी, तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिए -15 है, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बताना चाहता हूँ तो इस -15 में इस 11 को ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -4 आ जाएगा। ओके गाइस, कोमा अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू बताना चाहता हूँ, क्या होगा, 15 में इस 11 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। मतलब मेरी 3x प्लस 4y की वैल्यू जो है वो मेरी कहां से कहां तक लाई करने वाली है, -4 से लेके 26 तक। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 26। मतलब रेंज क्या आ जाएगी 3x प्लस 4y की, -4 से 26। क्या आपको समझ में आया? हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली देखिए क्या किया, एक बार तो समझ लेते हैं। हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई थी और हमें 3x प्लस 4y की रेंज बतानी थी, लेकिन हमने सोचा यार देखिए x और y की वैल्यू हमें कहां से मिले, क्योंकि रेंज हम कब बता सकते हैं, जब हमारे पास x और y की वैल्यू हो। तो हमने सोचा कि सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म नाम की एक चीज होती है, वहां से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले इस सर्कल के सेंटर निकाला और उसकी रेडियस निकाली, और फिर उसी की मदद से हमने क्या निकाला, x और y कोऑर्डिनेट्स निकाले, जो कि हमारे क्या हो जाएंगे, x1 प्लस r कोस थीटा और y1 प्लस r साइन थीटा। उसी की वजह से हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 3x प्लस 4y में। हमारी क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 कोस थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 साइन थीटा। ओके, देन हमने पुट करके हम यहाँ पर आ गए, क्या मिला हमें, 11 प्लस 9 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा। अब हम यहाँ पर फंस गए, क्यों, क्योंकि हमारी 3x प्लस 4y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पर, थीटा पैरामीटर पर। तो हमने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है क्या, कि a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा की जो हमारी रेंज होती है वो होती है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसकी रेंज निकाल ली, जो कि कहां से कहां तक आई, -15 से लेके +15 तक। ठीक है, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू में ये ऐड कर देंगे 11, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू में इस 11 को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, -4 से लेके 26 आ जाएगी 3x प्लस 4y की रेंज। ओके गाइज, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है गाइज, चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके गाइज, थैंक यू।